वंदे मातरम व्यूअर्स, आज फिर मैं एक रियल पेपर लेकर आया हूँ। यह जो आप पेपर देख रहे हैं वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए सिलेबस पर आधारित, नए पैटर्न पर आधारित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशन हैं। यह जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं वो बीएससी और बीएससी होम साइंस के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए था। इसका पार्ट ए हिंदी के लिए है और पार्ट बी अंग्रेजी के लिए है, इंग्लिश के लिए। तो चूंकि पार्ट ए में भी 50 प्रश्न है, पार्ट बी में भी 50 प्रश्न है, इसलिए मैं पार्ट ए के पहले 50 प्रश्न बना रहा हूँ और पार्ट बी के अंग्रेजी के बाद में वीडियो बनाऊंगा। वो आप देख लीजिए। सारे वीडियो जितने भी मैं पहले बना चुका हूँ, चाहे सैंपल पेपर हो या बीकॉम के लिए हो, ये सारे एक प्लेलिस्ट में डले हैं जो NEP नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा एक एक कर। और दूसरी बात यह है कि चाहे BA हो, BSc हो, बीकॉम हो, सभी के लिए पाठ्यक्रम एक समान है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि BSc के लिए है, बीकॉम के लिए नहीं है, BA के लिए नहीं है। साथ ही ये भी मत समझिए कि ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का है तो अन्य विश्वविद्यालय में काम नहीं आएगा। चाहे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर हो, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन हो, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर हो या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो, और जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबका पाठ्यक्रम सिलेबस सेम है। इसलिए सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हों, जिनका कंपलसरी कोर्स फाउंडेशन है, उनका इसका भाषा हिंदी भाषा के लिए सभी के लिए कंपलसरी है। तो देखिए, क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। वीडियो काम का लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे? तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है खड़ी बोली हिंदी में रचना करते थे। पहले का आंसर सी सही है। पहले वो ब्रज भाषा में जरूर करते थे, लेकिन मैंने आपको सैंपल वीडियो में बताया था कि उन्होंने ये अपनी मातृभूमि पर एक जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं शुरू कर दी थी। तो पहले का आंसर सी सही है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में किसकी वंदना की गई है? मातृभूमि कविता में मातृभूमि की वंदना की गई है। दूसरे का ये आंसर सही है। तीसरा है, मातृभूमि का आभूषण क्या है? तो चंद्रमा, फूल, तारे, सूर्य, पेड़ पौधे। देखिए, चंद्रमा सूर्य दोनों उनके वो भी आभूषण है, तो ऑप्शन इनका सभी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन इसमें हो पूछा गया है तो फूल और तारे लगाएंगे आप। तीसरे का बी सही है। चौथा प्रश्न है, किसकी ममतामयी गोद में कवि को मातृत्व का सुख प्राप्त होता है? तो पृथ्वी, समुद्र, आकाश, मातृभूमि। तो चौथे का डी आंसर सही होना चाहिए, मातृभूमि। पांचवा प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? इसका विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, शरद जोशी, रामदास इंद्र। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए अगर आपको डिटेल में स्टोरी जानना है तो। छठवां प्रश्न है, मीर और मिर्जा अपनी किस प्रवृत्ति के कारण इतने शतरंज प्रेमी थे? विलासी प्रवृत्ति कारण, स्वाभिमानी, राष्ट्रीय, डरपोक प्रवृत्ति कारण। तो ये विलासी प्रवृत्ति के कारण मीर और मिर्जा शतरंज के प्रेमी थे। छठवें का आंसर ए सही होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, मुहावरे का क्या अर्थ है? आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, लाड़ प्यार में बिगाड़ देना। सातवें का बी। आठवां प्रश्न है, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? अखबार में लेखक की, अफसर की, इल्ली की, किसान की। तो ये जो आपकी व्यंग्य रचना है आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में, वो है शरद जोशी की रचना जीप पर सवार इल्लियां। तो ये तस्वीर किसकी छपी थी अखबार में? इल्ली की। आठवीं का सी आंसर सही है। पब्लिसिटी का अभिप्राय क्या है? ये भी उसी पाठ से संबंधित प्रश्न है। तो पब्लिसिटी का अभिप्राय ऑप्शन डी, प्रचार प्रसार। 10वां प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियां किन्हें कहा गया है? बड़े अफसर को, छोटे अफसर को, लेखक को या सभी को? बिल्कुल सभी को कहा गया है। इसका आंसर डी सही होगा। 11वां, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी है 1532 ईस्वी के आसपास। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, कबीर ने कबीर की साखियां लिखी है और मीराबाई के पद प्रसिद्ध है। 11वें का ए सही है, तुलसीदास। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में लिखी गई? ब्रज, संस्कृत, अवधी या प्राकृतिक। 12वें का सही विकल्प है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, बी सही है। भगवान राम किसके अवतार थे? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश। तो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम है वो विष्णु के अवतार हैं। 13वें का सी सही है।
14 प्रश्न देखते हैं। उत्साह निबंध के लेखक क्या कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्री शरद जोशी, श्री राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, उत्साह निबंध के लेखक हैं डी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे? आलोचक थे। हाँ, उन्होंने आलोचना भी लिखी है। इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ था, पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये बी भी सही है। और सी निबंध लेखक, बिल्कुल निबंध लेखक आपके जो उन्होंने मनोविकार से संबंधित प्रश्न लिखे हैं, क्रोध है ना, और अन्य मनोविकार से संबंधित भी आपके पाठ्यक्रम में जो उत्साह है वो भी एक मनोवैज्ञानिक निबंध कहा जा सकता है। तो 15वें का आंसर डी सही होना चाहिए। वे आलोचक भी थे, इतिहासकार भी थे और निबंध लेखक भी थे। तो 15वें का डी सही है। उपयुक्त सभी 16 है। उत्साह निबंध की भाषा कौन सी है? तो निश्चित रूप से ए खड़ी बोली हिंदी है। 17 पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह की रचना का क्या शीर्षक है? भारत एक है, भारत एक है, भारत की सांस्कृतिक एकता। 17 का बी सही है, भारत एक है। भारत एक है नाम से पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है। दिनकर का अर्थ क्या है? चंद्रमा नहीं, नदी नहीं, सूर्य बिल्कुल सही, सूर्य होना चाहिए। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। ऑप्शन 18 का डी सी सही है, सूर्य। सूर्य दिनकर का पर्यायवाची है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि माने गए? भारतीय युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या छायावाद उत्तर युग। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो रचना काल है वो प्रगतिवाद के बाद का है ना। तो ये इसमें उत्तर क्योंकि पूछा गया, छायावाद उत्तर काल भी दिया और प्रगतिवाद भी दिया है, तो इसका आंसर डी सही होना चाहिए, छायावाद उत्तर काल। छायावाद के बाद का काल, यानी उसमें प्रगतिवाद भी आता है और प्रयोगवाद भी आता है। आंसर डी सही है। 20वां प्रश्न, शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो शंकराचार्य के गुरु का नाम ऑप्शन ए ही सही है, गोविंद भगवतपाद। अगला 21वां प्रश्न है, शंकराचार्य कितनी आयु तक जीवित रहे? मात्र 32 वर्षीय अवस्था में वे उनका स्वर्ग सुधार गए थे वे, यानी उनकी आत्मा, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया ऐसा माना जाता है। तो बहुत कम आयु में। 21 का ए विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। एकार्थी यानी जिनका एक अर्थ हो, समानार्थी यानी बिल्कुल मिलते जुलते। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? समानार्थी शब्द। अनेकार्थी अलग हो जाता है, एक के अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो 22 का सी सही है। 23 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी, सरिता, विपिन, गगन। विपिन यानी होता है जंगल, सरिता यानी होता है नदी, आकाश का पर्यायवाची गगन है। 23 का डी आंसर सही है। 24 है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? हस्ती, गणपति, गणनायक, गजानन। तो आंसर ए सही है, हस्ती। हस्ती किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। 25वां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज। पंक यानी कीचड़, यानी जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कमल। नीरज, नीर धन पानी, नीर यानी होता है पानी, जय यानी जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला यानी ये भी होता है कमल। सरोज, सराधन ज, सर यानी होता है तालाब, जय यानी जन्म लेना, तालाब में जन्म लेने वाला कमल। तो ये भी सही है, तीनों ही विकल्प सही हैं। तो आंसर 25 का सही आएगा, डी उपर्युक्त सभी। सराधन जा, ये इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, याद रखिएगा, है ना। पर्यायवाची संधि भी जब आ जाए कभी तो विसर्ग संधि है। अब 26 है, आदि का विलोम क्या है? अंत, आरंभ, मध्य, प्रारंभ। तो आदि का विलोम है यानी उल्टा है अंत। 26 का ये ऑप्शन सही है। 27 है, नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? उत्पत्ति, उद्गम, हिमालय, उद् विकास। तो इसका सही उत्तर है उद्गम, बी। 27 का बी सही है, उद्गम कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 5, 4, 2, 3। तो 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर संधि के भेद पूछे गए। 28 का सही विकल्प है डी 3। 29वां प्रश्न है, जो परिधन णाम की संधि क्या होगी? तो परिधन णाम की संधि क्या होगी? इसका आंसर है सी, परिणाम। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता। तो संसार का प्राचीनतम उपनिषद जो ग्रंथ माना गया वेद को माना गया। आंसर ये सही है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या? ज्ञान, भाषा, विचार या दर्शन। तो मनुष्य के भावों की जो अभिव्यक्ति है, मनुष्य अपने भावों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, वह भाषा। तो भाषा एकदम सशक्त माध्यम है। भाषा ही वो चीज है जिसके कारण मनुष्य अन्य जानवरों से अलग श्रेणी में आता है। 32वां प्रश्न है, किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। वैसे तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हैं, लेकिन अगर जब एक इसमें से विकल्प चुनना है तो आंसर होगा सी, अंग्रेजी।
33 प्रश्न, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, जाति प्रथा, जनसंख्या वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आएगा। वैसे तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा दोनों गरीबी का मुख्य कारण है, लेकिन चूंकि ये तीनों दिया है, 2 दिया है, तो इसका 33 का डी सही होना चाहिए, उपयुक्त सभी। 34 प्रश्न, उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? उदार दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक आसमान। वैसे अगर दृष्टिकोण की बात की जाए तो इसमें होता है ये आर्थिक व्यवस्था है उदारीकरण, है ना। लेकिन अगर केवल इतना ही पूछा गया है कि उदारीकरण का तात्पर्य क्या है, तो उदार दृष्टिकोण अपनाना, है ना। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अब उसमें जो आंसर की दी गई है बनाने वाले का क्या सोच है, उदारीकरण, है ना। तो इसमें हम 35वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव का श्रेय किसे दिया जाता है? केंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। देखिए 1990 के बाद ऐसा माना जाता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो टर्न अराउंड हो गई, बिल्कुल बदल गई, पूरा परिदृश्य बदल गया। उसका कारण था एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने का श्रेय तीनों में से उदारीकरण को है। 35 का सही उत्तर होगा बी, उदारीकरण। रत्नाकर का समानार्थी शब्द क्या है? रत्न, समुद्र, मोती या नदियां। तो रत्नाकर का सही समानार्थी है समुद्र को रत्नाकर कहा गया है ना। ये मातृभूमि कविता में भी दिया हुआ है। 36 के बाद आते हैं 37वां प्रश्न, मातृभूमि के ऊपर जल का अभिषेक कौन करता है? करते अभिषेक पयोद है। ये मातृभूमि कविता में किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो बादल, पयोद, बादल। तो 37 का सी उत्तर सही होगा। 38वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद ने किस बाल विधवा स्त्री से विवाह किया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, शिवरानी देवी। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। तो शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। सही उत्तर होगा 40 का ए, बालकांड पहला है। कितने कांड है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये भी प्रश्न बन सकता है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, सुंदरकांड में। इनमें से कौन आचार्य शुक्ल का निबंध नहीं है? करुणा, उत्साह, बुद्धचरित और लज्जा। इसका आंसर होना चाहिए बुद्धचरित, सी। दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो रचना है दिनकर जी की, वो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आचार्य शंकर का बचपन का नाम बिल्कुल शंकर ही है, ये याद रखिए। शंकराचार्य से शंकर बना है। शंकर का बचपन का नाम क्या था? आचार्य शंकर का बचपन का नाम शंकर ही था। 44 का डी सही है। इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा को अभिलाषा भी कहते हैं, कामना भी कहते हैं, चाह भी कहते हैं, उपरोक्त सभी आएगा। 45 का डी सही आंसर है। वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं है। वस्त्र को कपड़ा भी कहते हैं, बिल्कुल सही। नहीं तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या हाँ करते हैं, वस्त्र पे आप गोला लगा देंगे, नहीं, आप पूरा पढ़िएगा। वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, कपड़ा है। अंबर को भी वस्त्र कहते हैं, पटु को नहीं कहते। पट यानी होता है, पटु को नहीं कहते। चीर यानी भी कपड़ा होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। पटु यानी जो ज्यादा बोलता है, चालाक होता है, उसको पटु कहते हैं। पट यानी पट अगर होता तो वस्त्र होता। तो ऑप्शन सी सही है 40 का। लक्ष्मी का एक नाम यह भी है, रमा, दुर्गा, सरस्वती, सीता। तो 47 का ये आंसर सही है, रमा। 48 आय का विलोम यानी उल्टा क्या है? आय का व्यय, बी। 48 का बी सही उत्तर है। 49 सुधनागत की संधि होगी स्वागतम, सुआगत, स्वागत या स्वागत। तो सुधनागत होता है स्वागत। इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि का प्रकार है सुधनागत। 49 का डी सही होगा, स्वागत, यण स्वर संधि। 50 आखिरी प्रश्न है, हिंदू धर्म के अनुसार आश्रम की संख्या कितनी है? देखिए हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ भी 4 माने गए हैं और आश्रम भी 4 माने गए हैं। 4 कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 4 आश्रम माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग में आयु 100 वर्ष मानी गई है मनुष्य की। तो पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए थे, जो दूसरे 25 वर्ष है 25 से 50 के वो गृहस्थ के हैं, और 50 से 75 के वो वानप्रस्थ, और 75 के बाद सन्यास। तो याद रखिएगा, इस बार हो सकता है इस पेपर में आश्रम पूछ लिया है, अगली बार हो सकता है आपसे पुरुषार्थ पूछ ले। चलिए अब यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पर प्ले लिस्ट आने वाली है, उस पर आप देख लीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।